हेलो गाइस, कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में आपका स्वागत है। हमारा जो कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हैं, इसके अंतर्गत हमारे यहाँ कई कोर्सेज चलते हैं, जिनमें हमारा जो एजुकेशन से संबंधित है बीएड का पाठ्यक्रम भी संचालित है। सो गाइस, हम अपने बीएड पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही आज बीएड सेकेंड ईयर में जो हमारा पेपर है, ऑप्शनल पेपर है इन्वायरमेंट एजुकेशन, उसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। हमारा जो बीएड 2 वर्षीय प्रोग्राम है, उसमें आज हम बीएड सेकेंड ईयर में पेपर कोड E503 के अंतर्गत जो पर्यावरण शिक्षा है अध्ययन करेंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है वह है भौगोलिक या प्राकृतिक पर्यावरण। हम आज अपने इसी टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। देखते हैं हमारे भौगोलिक या प्राकृतिक पर्यावरण में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, उन सभी के बारे में जानकारी लेंगे। भौगोलिक या प्राकृतिक पर्यावरण यह प्रकृति द्वारा निर्मित पर्यावरण है, यानी कि हमारा जो प्राकृतिक पर्यावरण है यह हमें प्रकृति देती है, जो प्रकृति के द्वारा निर्मित है। मनुष्य पर जिन प्राकृतिक शक्तियों का चारों ओर से प्रभाव पड़ता है उसे हम भौगोलिक पर्यावरण कहते हैं, या वह भौगोलिक पर्यावरण कहा जाता है। ये सभी शक्तियाँ स्वतंत्र रहकर मानव को प्रभावित करती है, जैसे पर्वत है, सरिता है, वन है, आकाश है, पृथ्वी तथा जीव जगत सभी पर्यावरण के अंग हैं। हम ये कह सकते हैं कि जितने भी प्राकृतिक शक्तियाँ हैं, जैसे पर्वत, सरिता, वन, आकाश, ये सभी मानव को प्रभावित करते हैं। इनके बिना मानव का जीवन का कोई भी अस्तित्व नहीं है, क्योंकि ये जितने भी तत्व हैं यह हमें प्रकृति के द्वारा एज ए उपहार के रूप में मिलते हैं। भौगोलिक पर्यावरण की कुछ परिभाषाएं हैं जो इस प्रकार है। मैकाइवर तथा पेज के अनुसार देखते हैं मैकाइवर साहब क्या कहते हैं। भौगोलिक पर्यावरण उन दशाओं से मिलकर बनता है जो प्रकृति मनुष्य को प्रदान करती है, यानी कि इनका कहने का मतलब यही है, हमारा जो भौगोलिक पर्यावरण है वह उन सभी दशाओं से मिलकर बनता है जो प्रकृति मनुष्य को प्रदान करती है, यानी कि यह सभी तत्व हमें प्रकृति द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं, जिनसे हमारे भौगोलिक या प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण होता है। फिर हमारे सोरिकिन महोदय, उनके अनुसार भौगोलिक पर्यावरण का संबंध ऐसी भौगोलिक दशाओं से है जिनका अस्तित्व मानवीय क्रियाओं से स्वतंत्र है, यानी कि जितनी भी भौगोलिक दशाएं हैं उनका जितना भी जो भी अस्तित्व है उसमें जो मानव है वह अपना कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। वह सभी मानवीय क्रियाओं से स्वतंत्र है और जो मानव के अस्तित्व पर तथा कार्यों की छाप पड़े बगैर अपनी प्रकृति के अनुसार बदलती है, यानी कि उसमें मानव कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है और वह जैसी उसकी प्रकृति है उसी के अनुसार बदलती है। हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है डॉक्टर डेविस के अनुसार, मनुष्य के संबंध में भौगोलिक पर्यावरण से अभिप्राय भूमि या मानव के चारों ओर फैले उन सभी भौतिक स्वरूपों से है जिनमें वह रहता है, जिनका उसकी आदतों और क्रियाओं पर प्रभाव पड़ता है। भौगोलिक या प्राकृतिक पर्यावरण के प्रभाव।
मनुष्य का रंग, रूप, आकार, स्वभाव से लेकर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवेश सब कुछ भौगोलिक पर्यावरण की ही देन है। यानी कि जो मनुष्य का आकार है, उसका रंग रूप है, उसकी जो आकृति है, उसका आर्थिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, राजनीतिक परिवेश है, वह सभी कुछ भौगोलिक पर्यावरण ही मनुष्य को प्रदान करता है। भौगोलिक पर्यावरण के मानव जीवन पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं जो हमारा भौगोलिक या प्राकृतिक पर्यावरण है उसका मानव के जीवन पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से हम प्रभाव देख सकते हैं। भौगोलिक या प्राकृतिक पर्यावरण के प्रत्यक्ष प्रभाव। सबसे पहले हम देखते हैं जनसंख्या पर प्रभाव। यानी कि हमारा जो भौगोलिक पर्यावरण है उसका जनसंख्या पर भी प्रभाव पड़ता है। किसी देश की जनसंख्या कितनी होगी यह वहाँ की अनुकूल या भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यदि भौगोलिक परिस्थितियाँ प्रतिकूल होगी अर्थात भूमि कम उपजाऊ है, वहाँ रेगिस्तान है, बंजर है, यानी कि भूमि बंजर है, वहाँ अत्यधिक पर्वत है, यानी कि अगर इस प्रकार की कोई भी चीज़ें वहाँ अधिक है तो वह जनसंख्या कम होगी, क्योंकि वहाँ मनुष्य के जीवन यापन के लिए उसको सही प्रकार से वहाँ की जो जलवायु है सहायता नहीं करती। इसके विपरीत यदि भूमि समतल है, उपजाऊ है और सिंचाई के अच्छे साधन हैं तो जनसंख्या अधिक होगी। इस प्रकार भौगोलिक परिस्थितियां जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करती है। जैसे हमारा गंगा का मैदान है, सतलज का मैदान है और ब्रह्मपुत्र के मैदान है, उनमें अनुकूल पर्यावरण होने के कारण ही वहाँ घनी जनसंख्या है, यानी कि सघन जनसंख्या है। जबकि हमारा थार का मरुस्थल कठोर पर्यावरण दशाओं के कारण विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, क्योंकि हमारा जो थार का मरुस्थल है वहाँ हमें रेत ही रेत देखने को मिलती है। वहाँ पे बहुत अधिक गर्मी होती है, ना तो सिंचाई के सही प्रकार से साधन है और वहाँ की जो भूमि है वह भी अनुपजाऊ है, क्योंकि रेत में कोई भी फसल नहीं उग पाती है, वहाँ पेड़ पौधे नहीं हैं। इसी कारण वहाँ जो जनसंख्या है बहुत ही कम देखने को मिलती है, ना के बराबर ही है। और हमारा जो गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र का मैदान है उसके द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी चारों तरफ फैली हुई है और उस मिट्टी में अच्छी प्रकार से फसलें होती है जो मानव के जीवन यापन के लिए अच्छी परिस्थितियाँ उपलब्ध कराती है। सिंचाई के अच्छे साधन है, इसीलिए वहाँ पर घनी जनसंख्या पाई जाती है। ये जनसंख्या पर जो हमारा भौगोलिक पर्यावरण है उसके प्रभाव होते हैं। इसकी कुछ आलोचना है, हम आलोचना देख लेते हैं। यह बात सत्य है कि भौगोलिक पर्यावरण का मानव जनसंख्या पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, किंतु अनेक कारकों का भी जनसंख्या एवं जनसंख्या के घनत्व पर प्रभाव पड़ता है। यानी कि ऐसे बहुत से कारक सामने आ जाते हैं जिनका जनसंख्या और जनसंख्या के घनत्व पर प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे अनेक स्थान ऐसे हैं जहां भौगोलिक पर्यावरण में आज तक कोई अंतर नहीं हुआ है वहां की जनसंख्या में, लेकिन फिर भी वहां की जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है, वहां की जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है। जैसे 1901 से लेकर अब तक दिल्ली, कोलकाता जैसे जो महानगर हैं, बड़े बड़े शहर हैं, उनमें जनसंख्या में कई गुना वृद्धि हो गई है, जबकि वहाँ की भौगोलिक दशाओं में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। ये देख लीजिए कि आज भी दिल्ली और कलकत्ता, मद्रास, मुंबई जैसे महानगरों में दिन प्रतिदिन जनसंख्या की वृद्धि होती जा रही है, लेकिन वहाँ जो भौगोलिक स्थिति है वह ऐसी की ऐसी है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आवास पर प्रभाव।
भौगोलिक पर्यावरण मनुष्य के निवास हेतु प्रयुक्त मकानों तथा उनकी सामग्री को भी प्रभावित करता है। जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में पत्थरों और लकड़ियों का प्रयोग मकानों में अधिक होता है, उनकी छतें ढलावदार होती हैं ताकि वर्षा का पानी न रुक सके, क्योंकि अगर उनकी छतें ढलावदार ना होगी तो वर्षा का पानी रुक जाएगा, जिससे उनके मकानों को काफ़ी नुकसान होगा। क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में काफ़ी वर्षा होती है, जिसके कारण वह अपने मकानों की छतें ढलावदार करते हैं। इसके विपरीत मैदानी इलाकों में ईंटों या मिट्टी इत्यादि का अधिक प्रयोग होता है। जापान में भूचाल से बचने के लिए लकड़ी के मकान बनाए जाते हैं। इस प्रकार मकानों की बनावट तथा इनमें प्रयोग सामग्री भौगोलिक पर्यावरण द्वारा ही प्रभावित होती है। क्योंकि जापान के अंदर प्रत्येक दिन कई बार भूकंप आते रहते हैं। अगर वह ईंटों या पत्थरों के से अपने मकान बनाएंगे तो उनको जान माल का बहुत नुकसान होगा। इसीलिए वहाँ के लोग अपने मकान लकड़ियों के इसलिए बनाते हैं जिससे कि भूकंप आने पर उनके मकानों की क्षति ना हो और वहाँ पर जान माल का नुकसान न हो। इसकी भी कुछ आलोचना है, हम देख लेते हैं। इसमें संदेह नहीं कि भौगोलिक पर्यावरण मानव निवास की संपूर्ण व्यवस्था में सहायता करता है, परंतु उन पर अन्य कारकों का भी प्रभाव रहता है। जैसे महल और झोपड़ी एक ही भौगोलिक पर्यावरण में सामाजिक पर्यावरण की दुहाई देते रहते हैं। ये बात सत्य है कि भौगोलिक पर्यावरण का तो मानव का जो आवास है उस पर प्रभाव पड़ता ही है, लेकिन उसके विपरीत भी बहुत से भौगोलिक क्षेत्र में ऐसा भी है कि वहाँ पर गरीब और अमीर दोनों प्रकार के लोग रहते हैं और उनके जो आवास होते हैं वह भी अलग अलग होते हैं, जिनकी वजह से वहाँ की जो भौगोलिक पर्यावरण है उसमें सामाजिक पर्यावरण की वह दुहाई देते रहते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वेशभूषा पर प्रभाव। भौगोलिक पर्यावरण का लोगों की वेशभूषा पर भी पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। जैसे कि गर्म जलवायु लोग बारीक व ढीले कपड़े पहनते हैं, जबकि ठंडे देशों में गर्म व चुस्त कपड़ों का अधिक इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि जो गर्म जलवायु वाले देश हैं उनमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जिससे उस सूर्य की तपन से बचने के लिए लोग बाग सूती ढीले वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। और जो ठंडे देश होते हैं उनमें बहुत अधिक सर्दी के कारण उससे बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों का भी अधिक इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अगर वह ढीले कपड़े पहनेंगे तो वह जल्दी बीमार हो जाएंगे। इसीलिए ठंडे प्रदेशों के लोग ठंड से बचने के लिए गर्म व टाइट कपड़े पहनते हैं, यानी कि चुस्त कपड़े पहनते हैं। इसकी भी कुछ आलोचना है, देखते हैं। यह सत्य है कि वस्त्रों पर भौगोलिक पर्यावरण का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, लेकिन मानव वस्त्र केवल भौगोलिक पर्यावरण पर ही आधारित नहीं होते, इस पर संस्कृति का भी विशेष प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जैसे जैसे मानव की संस्कृति होगी वह उसी के अनुसार अपने जो वस्त्र है उन्हें पहनता है। क्योंकि संस्कृति का मानव के जीवन में बहुत महत्व होता है, इसीलिए वह अपनी संस्कृति के अनुसार भी कपड़े पहनता है। जैसे गरीब और अमीरों की वेशभूषा भी अलग अलग होती है, क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं वह कम कपड़े पहनते हैं, सस्ते कपड़े पहनते हैं जो कि इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन अमीर लोगों की जो वेशभूषा है वह अच्छी होती है और वह महंगे कपड़े पहनते हैं। इसीलिए एक ही भौगोलिक पर्यावरण में रहने के बाद भी उनके जो वस्त्र हैं, उनकी जो वेशभूषा है वह अलग अलग हो सकती है। यह भी एक बहुत मुख्य आलोचना है।
अभी खान पान पर प्रभाव। जो भोजन की सामग्री भी भौगोलिक पर्यावरण से प्रभावित होती है। जिन क्षेत्रों में जो खाद्य पदार्थ अधिक होते हैं उनका प्रचलन वहीं पर अधिक होता है। बंगाल व चेन्नई में चावल अधिक खाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर चावलों की जो फसल है वह अधिक होती है, इसीलिए वहाँ चावलों का सेवन अधिक किया जाता है। जबकि उत्तरी भारत में गेहूं का अधिक प्रयोग होता है क्योंकि उत्तरी भारत में गेहूं की जो पैदावार है वह बहुत अच्छी है। वहाँ अच्छी पैदावार होने के साथ साथ में इसी कारण से वहाँ गेहूं का अधिक सेवन किया जाता है या अधिक प्रयोग किया जाता है। ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति मांसाहारी अधिक होते हैं क्योंकि वह ठंड से बचने के लिए मांस का प्रयोग अधिक करते हैं। और जो पहाड़िया क्षेत्रों में यानी कि ठंडे क्षेत्रों में रहते हैं वहाँ पर इतना जो फसलें होती हैं, खाद्यान्न होते हैं, वह भी नहीं उनकी जो पैदावार है वह भी बहुत कम होती है। इसी कारण से वहाँ के लोग मांस का अधिक प्रयोग करते हैं। जबकि गर्म क्षेत्र में रहने वाले शाकाहारी अधिक होते हैं। यदि आसपास कोई नदी आती है तो मछली इत्यादि का प्रयोग वहाँ पर अधिक होता है क्योंकि वहाँ के लोग अधिकतर मछली उद्योग में लगे रहते हैं। और जब वह उसी कार्य में करेंगे यानी कि मछली पकड़ने का काम करेंगे तो वह अपने खाने में भी मछली का ही इस्तेमाल करते हैं। पंजाब के निवासी दाल रोटी खाते हैं जबकि बंगाली चावल और मछली का भोजन करते हैं क्योंकि बंगाल की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वहाँ पर जो खाद्यान्न है, उनकी जो फसलें हैं वह अच्छी प्रकार से होती है। लेकिन बंगाल में जो फसलें हैं वह उनकी जो पैदावार है वह कम रहती है। वहाँ पर मछली ज़्यादा पाई जाती है और वहाँ की जो फसल है वह चावल मुख्य फसल है वहाँ पर, इसीलिए वहाँ के लोग चावल और मछली का भोजन करना पसंद करते हैं। इसकी भी कुछ आलोचना है, उसको भी देखते हैं। भौगोलिक पर्यावरण तथा खान पान में इतना संबंध होते हुए भी भौगोलिक निर्धारणवाद का सिद्धांत ठीक नहीं उतरता। यानी कि जो भौगोलिक निर्धारणवाद है उसका जो सिद्धांत है वह सही नहीं है। वास्तव में मानव जीवन का संबंध संस्कृति और आर्थिक स्थिति से अधिक होता है। इस प्रकार एक ही क्षेत्र में रहने वाले निर्धन और धनवान का भोजन भी एक दूसरे से अलग अलग होता है क्योंकि निर्धन लोगों के पास इतना धन नहीं होता जिससे कि वह अपने लिए अच्छा भोजन प्राप्त कर सके। इसी कारण से उनका भोजन भी अलग अलग होता है। अब पशु पक्षियों पर प्रभाव। पशुओं को भी एक विशेष पर्यावरण की आवश्यकता होती है क्योंकि इनमें मनुष्य की तरह अनुकूलन की शक्ति नहीं होती। जैसे कि मनुष्य कहीं भी जाता है वह अपने आप को समायोजित कर लेता है, अनुकूलन कर लेता है। इस तरह जो पशु पक्षी होते हैं उनमें इस प्रकार की शक्ति नहीं होती। जैसे शेर के लिए जंगल में तथा ऊंट के लिए रेगिस्तान में भौगोलिक परिस्थितियां उपलब्ध है और यह वहीं पर अधिक प्रसन्न रहते हैं। इसी प्रकार मछली भी समुद्र में ही प्रसन्न रहती है। ये देख लीजिए, अगर हम शेर को किसी शहर में रखेंगे तो उससे वह परेशान हो जाएगा, खुश नहीं रहेगा। हम मछली को तालाब से निकाल कर बाहर छोड़ देंगे तो वह मर जाएगी, तड़पती रहेगी। इसीलिए उनके लिए भी जंगल ही ठीक है या मछली के लिए समुद्र ही ठीक है, वह वहीं पर ही अधिक प्रसन्न रहती है। इसकी भी कुछ आलोचना है, देखते हैं हम। यह सत्य है कि पशुओं को प्राकृतिक पर्यावरण की ही आवश्यकता होती है और वह इनमें ही प्रसन्न रहते हैं, परंतु आजकल बड़े बड़े चिड़ियाघरों में या कृत्रिम पर्यावरण उत्पन्न करके देश विदेश के विभिन्न पशु पक्षियों को रखा जाता है। यानी कि आज के समय में हमारा देश इतने आगे बढ़ गया है कि कृत्रिम पर्यावरण तैयार कर लेता है और उसमें
जो अलग अलग परिस्थितियों में जानवर रहते हैं उन सभी को उसी कृत्रिम पर्यावरण के अंदर रख लेता है। बहुत बड़े बड़े चिड़ियाघर हैं, उनमें भी उनके लिए कृत्रिम तौर पर स्थान बनाए जाते हैं जिनमें वह उनको रखता है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। हम अपनी दूसरी वीडियो में फिर आपको मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।